Yes. Ready, guys? Now I have to show you how to write functions. स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? I don't think so it is sharing. अब हो रहा है? चलो, मैं हम लोगों का फंक्शंस वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ एंड आप लोगों ने चीजों को समझना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 3 प्रोग्रामिंग स्टाइल्स पढ़ाए थे। मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड देन हम लोगों ने सीखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट अ फंक्शन। प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन एक मशीन होता है जिसे आप एक साइड से इनपुट पास करते हो एंड दूसरे साइड से आउटपुट प्रोड्यूस होता है। Function is just a machine. What is the function? Function is just the machine जिसे आप एक साइड से इनपुट पास करोगे एंड दूसरे साइड से क्या प्रोड्यूस होगा? आउटपुट। Input given to a function is known as domain. Input given to a function is known as domain. Output produced by a function is known as range. Function is a relationship between domain and range. ऐसा सुना होगा कभी 11th में या फिर 12th में। प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन को ट्रीट किया जाता है जस्ट एज ए मशीन। प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन को ट्रीट किया जाता है जस्ट एज ए मशीन जो कि एक साइड से इनपुट लेगा एंड दूसरे साइड से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इनपुट गिवन टू अ फंक्शन इज नोन एज पैरामीटर्स। इनपुट given to a function is known as parameter. Output produced by a function is known as return type. I will explain you the structure of a function. This is the skeleton of a function. जावा के अंदर फंक्शन लिखने के लिए हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। इस सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है फंक्शन का नाम। इफ यू रिमेंबर तो मैंने आप लोगों को मोनोलिथिक कोड दिखाया था जहां पे हर बार मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था? एवरेज। जब कोई बिजनेस लॉजिक, जब कोई डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड बार बार रिपीट हो फॉर द different values of input, then that is the place where we should use functions. एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? 3 मार्क्स। तो फंक्शन ने कितने इनपुट्स लेने चाहिए? 3। मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। So these are parameters of my function. These are parameters of my function. एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आंसर किस में आएगा? पॉइंट वैल्यू में। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट किस में आएगा? पॉइंट वैल्यू में। एवरेज इज अ डेसिमल वैल्यू। जब आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे, लेट्स अज्यूम दिस इज द नंबर एंड जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो देयर इज अ गुड चांस कि आंसर किस में आए? पॉइंट वैल्यू में। which means एवरेज का आउटपुट किस में आएगा? फ्लोट में। तो फंक्शन आंसर भी किस में रिटर्न करेगा? फ्लोट में। तो रिटर्न टाइप बताता है फंक्शन का आउटपुट। इनपुट गिवन टू अ फंक्शन इज नोन एज पैरामीटर्स। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फंक्शन इज नोन एज रिटर्न टाइप। अंडरस्टूड? एंड कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर को कहा जाता है बॉडी ऑफ अ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर को क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ अ फंक्शन। इस बॉडी के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस एग्जाम्पल के अंदर
हर बार कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार? एवरेज एवरेज एवरेज। तो फंक्शन के बॉडी के अंदर भी हम लोग क्या कोड लिखेंगे? एवरेज कैलकुलेट करने वाला कोड। एंड एवरेज कैलकुलेट करने के बाद वी विल फाइनली सेंड दी आउटपुट। आई विल एक्सप्लेन ये सारी चीजें कैसे होती है। आई होप आप लोगों को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आया व्हाई वी शुड राइट फंक्शंस। चलिए एक और बार फंक्शन का स्केलेटन देखते हैं, फिर उसके बाद हमें फंक्शंस को लिख के देखना। फंक्शन लिखने के लिए हमें टोटल 4 चीजें लिखनी पड़ेगी। कितनी चीजें? 4। फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर्स, इनपुट डिफाइंड इन अ फंक्शन इज नोन एज पैरामीटर्स। फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट डिफाइन करते हैं उसे कहा जाता है पैरामीटर लिस्ट या फिर पैरामीटर्स। एंड नाउ ये रिटर्न टाइप बताएगा कि फंक्शन का आउटपुट किस में आएगा, फंक्शन का रिजल्ट किस में आएगा। इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस हम लोग लिखेंगे फंक्शन के बॉडी के अंदर। कहा लिखेंगे? फंक्शन के बॉडी के अंदर। एंड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जनरेट होंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को एज ए आंसर वापस भेजने के लिए हमें फंक्शन के अंदर हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर? फंक्शन इज अ मशीन जो कि इनपुट लेगा एंड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है मैं समझाऊंगा, लेकिन रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन को एंड करो एंड फंक्शन ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है उस आउटपुट को वापस भेजो एज ए आंसर। उस आउटपुट को वापस भेजो एज ए आंसर। आई होप यहां तक समझ में आया। फंक्शन लिखने के लिए हमें कितनी चीजें लगेगी? 4। फंक्शन का नाम, फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन का आउटपुट जो कि हम दर्शाते हैं रिटर्न टाइप के थ्रू। एंड यहां पे हम लोग लिखेंगे रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार यूज हो रहा है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। समझ में आया सब लोगों को? चलिए आइए समझते हैं। रेडी गाइस? किसी भी पीस ऑफ कोड के अंदर अब हमेशा याद रखिए कि फंक्शंस टॉपिक समझाते समय हम लोग फंक्शन स्क्रैच से लिखेंगे, लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो उस कंपनी के अंदर ऐसा मोनोलिथिक कोड रहेगा। कंपनी के अंदर क्या रहेगा? मोनोलिथिक कोड। मोनोलिथिक कोड मतलब सारी चीजें एक सिंगल फाइल के अंदर प्रेजेंट है। एज ए डेवलपर आप लोगों का काम रहेगा कि रिपीटेटिव वाले कोड को आइडेंटिफाई करो। रिपीटेटिव वाले कोड को क्या करो? आइडेंटिफाई। जैसे यहाँ पे नंबर को रिवर्स करने वाला कोड कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो क्या सेम कोड को 2 बार लिखना सही तरीका है? नो। यू एज ए स्मार्ट डेवलपर यू विल राइट वन फंक्शन एंड उसी फंक्शन को आप लोग दोनों प्लेसेस पे क्या करेंगे? यूज। इससे आपने फंक्शन को एक बार लिखा एंड कितने जगह यूज किया? मल्टीपल प्लेसेस। एंड दैट इज नथिंग बट एवरीवन कोड रीयूजेबिलिटी। दैट इज नथिंग बट कोड रीयूजेबिलिटी। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो जब आप किसी भी पीस ऑफ कोड के अंदर, जब आप किसी भी कोड बेस के अंदर फंक्शन लिखने जाएंगे तो आप लोगों ने खुद को ये 6 सवाल पूछने हैं हमेशा। क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक है या नहीं? आइए देखते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज वन जावा प्रोग्राम, दिस इज वन जावा प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग देखो तो मैं मैक्सिमम नंबर ढूंढने वाला कोड कितने बार यूज कर रहा हूं? 4 बार। क्या इस पीस ऑफ कोड का लॉजिक सेम है? बस डेटा का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज। Logic is same, input is different. Logic is same, input is different. Everyone, when we should write function? जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई बिजनेस लॉजिक बार बार यूज होता है फॉर दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट,
then only we should write functions. Understood everyone? Yes. We have to look for the repetitive business logic. हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक को ढूंढ लिया. नाउ वी हैव टू सी कि इस रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक को देख के क्या हम लोग कोई कॉमन नेम डिसाइड कर सकते हैं. ये कोड क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर को ढूंढ रहा है. ये कोड क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर को ढूंढ रहा है. Why not? We should write one function and function का नाम क्या रखेंगे हम लोग, get max. I hope step number 2 समझ में आया. Identify the logic and decide one common name. Understood everyone? कोड के अंदर पहले रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक को ढूंढो एंड उस बिजनेस लॉजिक को समझने के बाद एक कॉमन नाम डिसाइड करो. What will be the name of our function? Get max. Now let's try to identify कि फंक्शन को कोई इनपुट रिक्वायर्ड है या नहीं. फंक्शन लिखते समय पहला तरीका, कोड को देखेंगे, रिपीटेटिव बिजनेस लॉजिक को आइडेंटिफाई करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस लॉजिक को एक क्या देंगे, कॉमन नेम. अब वी हैव टू आइडेंटिफाई क्या फंक्शन को कोई इनपुट रिक्वायर्ड रहेगा. दो मैक्सिमम नंबर्स ढूंढने के लिए फर्स्ट आई शुड हैव टू नंबर्स. अगर आप इस कोड को देखेंगे तो आई एम कंपेयरिंग एक्स एंड वाई. सेम हमारे फंक्शन में भी किसे कंपेयर करना है, दो नंबर्स को, ए एंड बी और एक्स और वाई और एम और एन. अंडरस्टूड एवरीवन? सो माय फंक्शन विल टेक हाउ मेनी इनपुट्स. इसे कहा जाता है फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट. क्या कहा जाता है, फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट. किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले फंक्शन ने इनपुट को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड फंक्शन इनपुट किसमें एक्सेप्ट करता है, पैरामीटर लिस्ट में. आई होप आप लोगों को समझ में आया. इस लॉजिक को देख के आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये लॉजिक किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो नंबर्स के ऊपर. तो फंक्शन में भी कितने इनपुट्स लेने चाहिए, दो, m and n. This is input number 1, comma input number 2. जब फंक्शन मल्टीपल इनपुट्स लेगा, मल्टीपल पैरामीटर्स लेगा, तो हर एक पैरामीटर किससे सेपरेट होगा, कॉमा. समझ में आया आप लोगों को? एंड पैरामीटर डिफाइन करते समय हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है एंड पैरामीटर का नाम. अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक सब लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ स्टेप नंबर 3 इज फिनिश्ड. नो योर पैरामीटर्स फॉर अ फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि फंक्शन को विजिबल रखना है या नहीं रखना है. इफ यू रिमेंबर, जावा के अंदर मैंने आप लोगों को स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताया था. देखिए एंड समझिए. जावा के अंदर सारी चीजें एग्जिस्ट करती है क्लास के अंदर. जावा के अंदर सारी चीजें किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लास के फॉर्म में. एंड हियर आई हैव रोट वन फंक्शन एंड ये फंक्शन किसके अंदर प्रेजेंट है, क्लास के अंदर. अगर इस फंक्शन को यूज करना है तो पहला तरीका ये है कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या फिर इस फंक्शन को किससे मार्क करो, स्टैटिक कीवर्ड से. जब आप किसी फंक्शन को या फिर किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से मार्क करते हो तो उस फंक्शन को आप लोग डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. बस अभी के लिए याद रखेंगे कि हम लोगों ने फंक्शन को किससे मार्क करना है, स्टैटिक कीवर्ड से, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टैटिक कीवर्ड से मार्क होता है. डू यू रिमेंबर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? तो जावा के अंदर रूल है कि स्टैटिक फंक्शन ही दूसरे स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है. स्टैटिक फंक्शन ही किसी दूसरे स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है. इसीलिए मैक्स फंक्शन को मैंने किससे मार्क किया है, स्टैटिक कीवर्ड से. नाउ फाइनली हमें आइडेंटिफाई करना है वो बिजनेस लॉजिक. एंड हम लोगों ने दो नंबर्स को एक्सेप्ट किया
एंड दो नंबर्स के ऊपर हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं अब, ऑपरेशंस। अगर m बड़ा हुआ n से तो बड़ा नंबर कौन है, m, सेंड द आउटपुट एज m। सी यहां पे मैंने ये फंक्शन लिखा है, दिस इज अवर फंक्शन, एंड ये फंक्शन कितने इनपुट्स ले रहा है, दो। हियर दीज आर माय इनपुट्स। नाउ इस फंक्शन को मैंने दो इनपुट पास किए हैं, 12 एंड 32। यहां पे m का वैल्यू रहेगा 12 एंड n का वैल्यू रहेगा 32, और अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। 12, are you greater than 32? No. Directly go back to else and return the value of n। मतलब फंक्शन का आउटपुट किस में आएगा, 32। समझ में आया, रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है फंक्शन का आउटपुट देने के लिए, फंक्शन का आउटपुट देने के लिए। सब लोगों को ये चीज समझ में आया एवरीवन? आई होप दिस इज इजी। नाउ यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। नाउ आई हैव टू टेल यू स्टैक। आप लोगों ने स्टैक पढ़ा होगा कॉलेज डेज में। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग डेटा को ऐड या फिर डिलीट सेम साइड से करते हैं। वो ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाटएवर इट इज, बट स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग डेटा को सेम साइड से ऐड या फिर सेम साइड से ही डेटा को डिलीट करते हैं। इज दिस क्लियर? स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होता है स्टैक फ्रेम्स के फॉर्म में। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं स्टैक फ्रेम के फॉर्म में। इस ब्लू वाले रेक्टेंगल को क्या कहा जाता है, स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं, स्टैक फ्रेम के अंदर फंक्शन का कोड होता है। ये क्या होता है आगे चल के समझेगा, लेकिन स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे एंड सेम साइड से ही डेटा को क्या करेंगे, डिलीट। एंड स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होता है एवरीवन स्टैक फ्रेम के फॉर्म में। अंडरस्टूड? आइए मैं आप लोगों को स्टैक के ऊपर कुछ ऑपरेशंस समझाता हूं। जब हमारे स्टैक के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो इस कंडीशन को कहा जाता है अंडरफ्लो कंडीशन। क्या कहा जाता है, अंडरफ्लो कंडीशन। जब हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल हो जाए, जब हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल हो जाए और हम आगे कोई और डेटा ऐड नहीं कर सकते, उस कंडीशन को कहा जाता है स्टैक ओवरफ्लो। क्या कहा जाता है, स्टैक ओवरफ्लो। ये समझा? एक डब्बा है, डब्बे के अंदर अगर कोई भी डेटा नहीं है तो इट इज अंडरफ्लो, और अगर स्टैक के अंदर आप डेटा को ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा कि स्टैक क्या हो जाएगा, फुल, एग्जॉस्ट। तब जो कंडीशन रहेगा उस कंडीशन को कहा जाता है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक के अंदर डेटा को ऐड करने वाले ऑपरेशन को कहा जाता है पुश ऑपरेशन। क्या कहा जाता है, पुश ऑपरेशन। स्टैक से किसी डेटा को रिमूव करने वाले ऑपरेशन को कहा जाता है पॉप ऑपरेशन। अंडरस्टूड? नाउ स्टैक के अंदर हमेशा लेटेस्ट वाला डेटा डिलीट होता है, स्टैक के अंदर हमेशा लेटेस्ट वाला डेटा रिमूव होता है। प्लीज ऑब्जर्व, हियर आई हैड दिस एम्प्टी स्टैक। इस एम्प्टी स्टैक के अंदर मैंने किसे ऐड कर दिया, ए को। स्टैक के पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है टॉप। ये टॉप हमेशा लेटेस्ट डेटा को पॉइंट करता है। कहां पॉइंट करता है, लेटेस्ट डेटा को। विच वन इज द लेटेस्ट डेटा, ए, तो टॉप कहां पॉइंट करेगा, ए पे। नाउ आई विल ऐड बी इनसाइड माय स्टैक, तो अब लेटेस्ट डेटा कौन है, बी, तो टॉप कहां पॉइंट करेगा, बी पे। नाउ अगेन अब मैंने स्टैक के अंदर ऐड किया सी को, तो अब टॉप कहां पॉइंट करेगा, सी पे। जब मैं स्टैक से डेटा को रिमूव करूंगा, देन विच डेटा विल बी रिमूव्ड, ए, बी और सी। टॉप जिस किसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है
उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसे डिलीट करो। तो स्टैक हमेशा यूज होता है लेटेस्ट डेटा को डिलीट करने के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाई आई एम टीचिंग दिस? जब जब कोई फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर बनता है। दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग दिस। चलो यहां देखो, तो लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने ये कोड लिखना सीखा, एंड दिस इज अवर मेन फंक्शन। दिस इज अवर मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कितने वेरिएबल्स बनाए? दो, a एंड b। यहां पे मैं कौन से फंक्शन को यूज कर रहा हूं? गेटमैक्स। हम लोगों ने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है, एंड आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को ये फंक्शन लिखना आ जाएगा। दिस इज द फंक्शन, एंड अगर हमें इस बिजनेस कोड को यूज करना है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट के लिए, तब हमें करना पड़ेगा फंक्शन कॉल। इसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कॉल। जब हमें किसी नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करना है, तब हमें फंक्शन का नाम लिखना है, एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन के इनपुट पास करने। इस सिंटैक्स को क्या कहा जाता है एवरीवन? फंक्शन कॉल। युग ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? किसी को कुछ पूछना है? बताओ। इसे कहा जाता है फंक्शन कॉल, एंड जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तब हमारा जावा वर्चुअल मशीन किसे एग्जीक्यूट करेगा? गेटमैक्स फंक्शन को। अब समझते हैं सारी चीज। प्लीज ऑब्जर्व, ये मैं एक ही बार बताऊंगा तो अच्छे से समझना है, बाकी फिर आप लोग ही समझदार हो अगर एक बार समझ गया। नाउ दिस इज अवर मेन फंक्शन। जब आप किसी जावा एप्लीकेशन को रन करते हो, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन फंक्शन। तो स्टैक के अंदर सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा मेन फंक्शन का। ये स्टैक के अंदर से मुझे पता चलेगा कि करंटली कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड स्टैक के अंदर जब मैंने देखा तो करंटली कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है? मेन फंक्शन। इस स्टैक फ्रेम के अंदर फंक्शन के वेरिएबल्स बनते हैं। स्टैक फ्रेम के अंदर क्या बनते हैं? फंक्शन के वेरिएबल्स। तो मेन फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर एक वेरिएबल बना a, जिसके अंदर क्या स्टोर है? 10। जब अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो मेन फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? b। नाउ इस फंक्शन को अब मैं यूज करूंगा। जब हमें किसी फंक्शन को यूज करना है, तो आप लोगों ने फंक्शन का नाम लिखना है, एंड हमारा ये फंक्शन कितने इनपुट्स लेता है? 2। तो आई विल पास द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसे कहा जाता है फंक्शन कॉल। क्या कहा जाता है? जिस फंक्शन ने गेटमैक्स फंक्शन को कॉल किया है, उसे कहा जाता है कॉलर। क्या कहा जाता है? कॉलर। सो मेन फंक्शन इज अ कॉलर एंड गेटमैक्स इज अ फंक्शन कॉल। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड नाउ यहां से अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? गेटमैक्स फंक्शन। तो स्टैक के अंदर अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका बनेगा एवरीवन? गेटमैक्स फंक्शन का। जब जब कोई फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहां बनेगा? स्टैक के अंदर। अब जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो स्टैक के अंदर किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा? गेटमैक्स फंक्शन का। गेटमैक्स फंक्शन को हमने कितने इनपुट पास किए हैं? 2। a का वैल्यू कॉपी होगा m के अंदर, एंड b का वैल्यू कॉपी होगा n के अंदर। बन गए वेरिएबल्स, एंड अब हमारा गेटमैक्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया सब लोगों को? यहां तक m, what is the value of m? 10. What is the value of n? 12. 10, are you greater than 12? No. Go back to else. रिटर्न का मतलब क्या? फंक्शन को एंड करो, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे वापस जाओ, एंड किसका वैल्यू वापस भेजो? n का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 12। तो c के अंदर क्या स्टोर रहेगा एवरीवन? 12। हमारे फंक्शन का आउटपुट किस में आने वाला है? इंटीजर में।
फंक्शन ने आउटपुट क्या भेजा है, n। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ n, इंटीजर। तो फंक्शन का आउटपुट किसमें है एवरीवन, इंटीजर में। अगर फंक्शन का आंसर इंटीजर में आने वाला है तो स्टोर करने वाला वेरिएबल भी किसमें रहेगा, इंटीजर में। ये याद रखना है आपको। एंड देन फाइनली ये n का वैल्यू किसके पास चले जाएगा, c के पास। एंड अब हमारा गेट मैक्स फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, रिमूव। एंड अब टॉप के अंदर क्या स्टोर रहेगा, मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और अब यहां से हमारा मेन फंक्शन फिर से जैसे का वैसा एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। मैं जल्दी से ये चीज शॉर्ट में बता देता हूं। जब आप किसी जावा एप्लीकेशन को रन करते हो तो फंक्शन कॉल होता है। एंड इनिशियली कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन। जब जब कोई फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहां बनेगा, स्टैक के अंदर। यस, मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहां बना, स्टैक के अंदर। एंड अब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन का पहला लाइन क्या है, वेरिएबल ए को क्रिएट करो। मेन फंक्शन का मेमोरी इज नथिंग बट स्टैक। तो मेन फंक्शन जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करेगा वो कहां बनेंगे, मेन फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर। तो मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल्स बन जाएंगे, ए एंड बी। एंड थर्ड लाइन पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल। तो फिर से स्टैक के अंदर अब किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, गेट मैक्स फंक्शन का। एंड गेट मैक्स फंक्शन को हम लोगों ने कितने इनपुट पास किए हैं, दो। तो ए एंड बी का वैल्यू कहां कॉपी होगा, एम एंड एम के अंदर। तो गेट मैक्स फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर दो वेरिएबल बनेंगे, एम एंड एन। एम का वैल्यू रहेगा 10, एन का वैल्यू रहेगा 12। एंड अब हमारा गेट मैक्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। Then I will compare here. इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा तो डायरेक्टली I will jump to else part. रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन के वैल्यू को वापस भेजो। किसके वैल्यू को वापस भेजो, n के वैल्यू को। किसे वापस भेजो, कॉलर। कॉलर मतलब कौन, जिसने गेट मैक्स फंक्शन को कॉल किया। तो ये 12 वैल्यू मैं किसे वापस भेजूंगा, मेन फंक्शन को। एंड ये 12 वैल्यू हम लोग कहां कैप्चर कर रहे हैं, इंटीजर सी वेरिएबल के अंदर। एंड अब गेट मैक्स वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, मेमोरी से डिस्ट्रॉय। फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था उसके बाद से हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Can you guys write this code? मैंने पूरा कोड लिखा है। You guys have to create example 1 वाला क्लास and write this. समझ में आया? क्लास finished. I hope मैंने आप लोग को फंक्शंस अच्छे से बताया। This is the real beauty of functions. कि फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें होती है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि स्टैक हम लोग क्यों पढ़ते हैं? This is the real reason why we learn stack. फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? पलक, आपको दो दो पलक है ना इधर। पलक तिवारी इज यू, आप इधर। पार्थ, आपका सरनेम क्या है? सार्वे। सार्वे। समझ में आया सब लोगों को? प्लीज राइट दिस। एंड बचे हुए प्रोग्राम्स भी आप ही लोगों को लिखने हैं। कैन यू राइट दिस कोड? यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है। फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया। क्या कर रहा है ये फंक्शन, दो वेरिएबल्स ले रहा है एंड एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो आप लोगों ने टोटल इस स्लाइड के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स करने हैं। एंड जो नहीं आता है वो मैं कल बताऊंगा। मैंने सारी चीजें समझा दी है। स्लाइड्स के अंदर हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है एकदम अच्छे से, सीबीएसई बुक स्टाइल में। रीड इट एंड सॉल्व इट। ठीक, usually reduce the size of code, right? छोटा करने के लिए प्रिसाइज पे मतलब कॉल करके उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। मेन फंक्शन को छेड़ने से, मेन कोड को छेड़ने से चलिए बात लाइक दूसरे रिलेशन चेंजेस करने से भी चाहिए क्यों है? नहीं भाई, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो दूसरे फंक्शन वाले इसमें चेंजेस कर रहे हैं। देखो, अज्यूम करो कि तुमने एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिखा जो डेटाबेस से डेटा रीड करता है, लेकिन वो पीस ऑफ कोड कम से कम 100 लाइन का कोड है। एंड उसी पीस ऑफ कोड को आपने मेन फंक्शन के अंदर 10 बार यूज किया।
तो कोड क्या हो रहा है? डुप्लीकेट। एक काम करो, डेटाबेस से रीड करने वाले कोड को फंक्शन के अंदर डाल दो, तो कितने बार लिखना पड़ा बस अब? एक बार। एंड 10 जगह यूज करो फंक्शन कॉल करके। तो आगे चल के अगर आप डेटाबेस से रीड करने वाले कोड के अंदर चेंजेस करोगे तो 10 जगह चेंजेस करने पड़ेंगे या एक ही जगह पे? तो फंक्शन के दो ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, कोड रीयूजेबिलिटी, रेड्यूस नहीं, कोड रीयूजेबिलिटी एंड देन सेंट्रलाइज चेंजेस। एक जगह चेंजेस करो तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोगों ने इस पीपीटी के अंदर स्लाइड नंबर 30 तक सारी चीजें करनी है। स्लाइड नंबर 30 तक कर पाएंगे? प्लीज डू इट। हाँ 30।